Good evening, ladies and gentlemen. This is, of course, the last session, but I know one that has been eagerly awaited because they say that to read Nitish Kumar's mind is among the toughest things to do, and he's somebody who has everybody in every party guessing कि आगे नीतीश जी क्या करने वाले हैं. Hopefully, we'll get an answer out of him today. नीतीश जी, सबसे पहले तो पूछना चाहूँगी कि बिहार का जो महागठबंधन है वो एक बहुत यूनिक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है. बहुत से ऑपोजिशन पार्टीज कई बार कहती हैं जैसे बिहार में हुआ हम बाकी जगह क्यों नहीं कर सकते. लेकिन आपकी जो एक तरह से ऑनेस्ट असेसमेंट है वो क्या रहेगी, क्योंकि लोग कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल रहा लेकिन गवर्नेंस में कुछ डिफरेंसेस आए हैं आपके और लालू जी के बीच में. सो हाउ वुड यू इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ दिस महागठबंधन इन गवर्नमेंट सो फार? देखिए, महागठबंधन का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है आप सब लोग जानते हैं. जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके हिसाब से हम लोगों ने मिलकर महागठबंधन बनाया, मिलकर चुनाव लड़े. इसमें जेडीयू को आरजेडी को सबको सेक्रीफाइस करना पड़ा और उसको लोगों का ज़बरदस्त समर्थन मिला. सरकार बनी है, 1 साल पूरा भी हो चुका है और काम भी बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है. दरअसल बहुत लोगों को इस प्रकार का ग्रैंड अलायंस अच्छा नहीं लगा, तो वे चाहें तो जो भी प्रचारित करें. किसको नहीं अच्छा लगा? मैंने जिसको भी, बहुत लोग ऐसे हैं, सब लोगों को सब चीज़ थोड़ी पसंद आता है. जैसे कि बीजेपी को नहीं अच्छा लगा. हाँ, बीजेपी तो एक पार्टी है, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन इसके अलावे भी बहुत लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं जिनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो वो दूसरे रंग का परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं. लेकिन जहाँ तक सवाल है गवर्नेंस का, आप अगर इंडिपेंडेंट एनालिसिस कराइए, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, अगर उसको इंडिपेंडेंटली देखिए तो आपको पता चलेगा हर एक कसौटी पर. पहली बार है कि हम लोगों ने चुनाव के पहले जो कॉमन प्रोग्राम की घोषणा की पूरे महागठबंधन के माध्यम से, और उसमें एक 7 निश्चय था जिसके बारे में हमने पहले से कहा था. उस 7 निश्चय को एडॉप्ट किया महागठबंधन ने और उस 7 निश्चय सरकार बनने के तुरंत बाद उसके लिए जो भी स्कीम बननी थी स्कीम बनी और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है. 1 साल पूरा नहीं हुआ उसके पहले इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ. इसमें हर एक स्टूडेंट को क्लास 12 के बाद अगर आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 4 लाख रुपए की सीमा तक का, जो तलाश रहे रोजगार की तलाश में है वैसे यूथ 20 से 25 साल के एज ग्रुप के यूथ को 2 साल के लिए हर महीने 1000 रुपये का सेल्फ हेल्प अलाउंस. फिर एक कुशल युवा कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है कि बिहार का जो भी यूथ कुछ आगे काम करना चाहता है तो उसको 3 चीज़, एक तो सॉफ्ट स्किल, कंप्यूटर वगैरह पर काम करना सिखाएंगे. फिर आपको कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी के अलावे अंग्रेजी भी वो बोल सके. और तीसरा है कि आपका बिहेवियर कैसा हो जी. तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने स्कीम लॉन्च कर दिया. हम लोगों ने कहा सारे कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में फ्री वाईफाई कनेक्शन देंगे. 1 मिनट लगेगा, सुन लीजिए. 2017 फरवरी तक वो काम पूरा होगा. हमने जो एंटरप्रेन्योरशिप है वैसे उद्यमशील युवाओं के लिए कहा कि साहब 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाएंगे. पूरी पॉलिसी बन गई, यानी एक एक चीज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है. महिलाओं के लिए कहा कि स्टेट जॉब में 35% रिजर्वेशन लागू हो गया. 7 निश्चय का एक निश्चय. इसके अलावे हर घर नल का जल, पाइप्ड वाटर सप्लाई, उस पर काम शुरू हो गया. लोग जान रहे हैं हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली का कनेक्शन. आज तक जिसको घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है लोग अपनी इच्छा से लेते हैं, अब सरकार की तरफ से उनको बिजली का कनेक्शन, सर्वे का काम पूरा. और लास्ट चीज है, जितनी गली है उसका पक्कीकरण और ड्रेनेज का निर्माण ये हो रहा है. जो टोला गांव सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है उसको कनेक्ट कर रहे हैं. सब स्कीम बन गई, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया. मैं जानना चाहता हूँ सिर्फ यही कि गवर्नेंस का मतलब लोगों की नज़र में है क्या? नहीं नीतीश जी, मुझे नहीं मालूम है गवर्नेंस का अर्थ क्या लोग समझते हैं. चुनाव के समय आप बोलिए
और लागू मत करिए उसको। और जब आपसे पूछा जाए तो कह दीजिए कि चुनावी जुमला है। ये तो हमने नहीं कहा कभी। हम लोगों ने 7 निश्चय की बात कही, उसको लागू किया। पिछले साल महिलाओं के कॉन्फ्रेंस में, सुन लीजिए, 9 जुलाई 2015 को हमारे यहाँ वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इंग्लैंड का जो DFID है, उनके ज्वाइंट कोलैबोरेशन में एक ग्राम वार्ता का आयोजन हुआ था महिला सशक्तिकरण पर। उसमें हम भाषण देकर बैठे ही थे कि पीछे से 3-4 महिलाओं ने आवाज लगाई कि शराब बंद कर दीजिए। मेरे मन की सारी दुविधा मिट गई। लौट कर हम गए माइक पर, हमने कहा अगली बार आएंगे तो लागू कर देंगे। अब दोबारा मौका दे दिया लोगों ने। 20 नवंबर 2015 को ओथ हुआ है। 26 नवंबर को हमने ऐलान कर दिया कि 1 अप्रैल से नई एक्साइज पॉलिसी आएगी, शराब बंद करेंगे। बंद कर दिया। आखिर देखिए ना, सवाल है गवर्नेंस किसको कहते हैं? आप इलेक्शन के पहले जो बोलिए उसको लागू करिए। लेकिन आपने इतनी सारी चीजें बोली डेवलपमेंट के बारे में, और मैं मानती हूं क्योंकि मैंने आपका कैंपेन कवर किया कि आपका खुद का कैंपेन डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहा। लेकिन जब शहाबुद्दीन जैसा व्यक्ति कहता है कि नीतीश कुमार सर्कमस्टेंशियल चीफ मिनिस्टर हैं, ये परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, इनको हम दिखा देंगे, अ मैन हु इज फेसिंग ओवर 40 चार्जेस इंक्लूडिंग मर्डर, और वो RJD आपके एलाय के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो आपको नहीं लगता कि आपकी छवि पर भी लालू जी की पार्टी का असर पड़ता है और हमेशा अच्छी तरह से नहीं पड़ता? मेरे ऊपर क्या असर पड़ा? आपकी अलायंस पार्टनर है, महागठबंधन तो उनके साथ ही है। गवर्नमेंट की तरफ से वही किया गया जो करना चाहिए। कौन क्या बोलता है हम उस पर ध्यान देते नहीं, क्योंकि सब की बात पर ध्यान देने लगिए तब तो आपको काम करने का फुर्सत रहेगा नहीं, सिर्फ लोगों की बात सुनते रहिए। अब आजकल तो 24/7 चैनल है और इतने न्यूज पेपर्स हैं कि 24 पेज से तो कम का कोई पर न्यूज़पेपर नहीं। तो RJD के मेंबर है, हमारे मीडिया वाले तो नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? जिसकी कोई भूमिका महागठबंधन बनाने में नहीं है, महागठबंधन के लिए माहौल बनाने में नहीं है, महागठबंधन को जो जनता ने मैंडेट दिया उसमें रत्ती भर भूमिका नहीं है, ऐसे लोगों को सिर्फ इसलिए कि उछाल दिया गया तो उस पर हम ध्यान दें। उसी दिन तो हमसे पूछा, हमने कहा इन सब चीजों का हमको कॉग्निजेंस नहीं लेते, खत्म हुई बात। और वही हुआ जो सरकार को करना, कि वो वापस गए जेल में। अब जो भी हो, वो मेरा नहीं कहना, वो तो जुडिशियल प्रोसेस है। लेकिन स्टेट को जो करना है, प्रोसिक्यूशन को जो करना है वो किया। बहुत लोग तरह तरह की आशंका प्रकट कर रहे थे, सबकी आशंका निर्मूल साबित हुई और आगे भी निर्मूल साबित होगी। एक बात जान लीजिए, रूल ऑफ लॉ के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। टू बी वेरी फ्रैंक, सरकार में है, उसका पहला मैंडेट होता है टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ। आई कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस थिंग। अब बाकी जो होता रहे, छपता रहे, उससे तो मेरी हमारी आदत नहीं, हमको तो बोलने की आदत है। या आप इतना कहते हैं तो आज आ गए। बोलना क्या है? देखिए, हम लोग यंग एज से लोहिया जी, JP, इन लोगों को मानते और इन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने गांधी जी के विचारों को समझा। लोहिया जी ने कहा था, हम लोग बहुत ही यंग थे 67 में, जब गैर कांग्रेसवाद की बात उन्होंने कही और उसके चलते 9 स्टेट में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी गैर कांग्रेसी। तो उन्होंने एक बात कही थी कि सरकार में गए हो, काम करने का मौका मिला है, तो काम ऐसा करो जो लोगों को दिखाई पड़े। जुबान से कम बोलो, काम ऐसा करो कि काम ही बोले। तो हम तो बिल्कुल यंग थे उस समय, जस्ट कॉलेज में आए ही थे, और उसी समय से लोहिया जी को उस बात का मेरे ऊपर प्रभाव, इसलिए हम बोलते कम है। अब काम धीरे धीरे लोगों को पता चले। अच्छा बताइए, कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार विमेन को 50% रिजर्वेशन दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में और अर्बन लोकल बॉडीज में? बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है मिनिमम 1/3 विल बी रिजर्व फॉर वीमेन। हमने कहा कि भाई मिनिमम 1/3 है, इट्स नॉट मैक्सिमम। आबादी लगभग 50% है, इससे हिस्सेदारी उनकी 50% होनी चाहिए। ये काम हमने 2006 में कर दिया। 3 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का चुनाव मेरे कार्यकाल में हो चुका। महिलाएं जीत कर आती हैं 50% से ज्यादा।
अर्बन लोकल बॉडीज का 2 हो गया, अब अगले साल होने वाला है तीसरा। चलिए अब इस महिला को एक सवाल कहने का मतलब है, सवाल सब पूछ लीजिएगा, हम तो इतना ही कहेंगे बरखा जी, गवर्नेंस का मतलब किसको कहते हैं? यानी रात दिन जो न्यूज में छाया रहे वही गवर्नेंस है। चलिए न्यूज काम को छोड़िए, काम कम करो, प्रचार खूब करो, न्यूज को छोड़िए एक इसी को तरफ। कहते हैं गवर्नेंस। क्या आप हमारे यहाँ जो ऑडियंस है उनको कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये जो महागठबंधन है ये अपना पूरा टर्म पूरा करेगा, कि क्या ये गठबंधन टूट सकता है बीच में? नहीं, इस सवाल की जरूरत क्या है, मैं नहीं समझ पाता। बड़ा वैलिड सवाल है ये आजकल। वैलिड सवाल नहीं है ये, सब तो लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सवाल है। आप बताइए, जनता ने 5 साल का मैंडेट दिया, महागठबंधन चलेगा 5 साल? क्यों नहीं चलेगा? 5 साल का मैंडेट तो 5 साल तो चलना ही चाहिए मिनिमम। उसका जनता तय करेगी कि यह इस गठबंधन को फिर से मैंडेट दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसलिए हमारी समझ से ये क्वेश्चन ही बेकार है, इसमें कोई दम नहीं, चल तो रहा ही है। मैं बताती हूँ ये क्वेश्चन क्यों बेकार नहीं है। अच्छा, नहीं बताइए। आपके दोस्त हैं एक रामविलास पासवान जी, वो भी बिहार से हैं। वो कहते हैं अगर नीतीश जी एनडीए में वापस आना चाहे तो ही बी मोस्ट वेलकम। ऐसी आजकल चर्चा चलती है, इसलिए मैंने पूछा ये महागठबंधन जो है लालू जी के साथ, कांग्रेस के साथ, ये 5 साल चलेगा कि क्या नीतीश जी वापस एनडीए में आ सकते हैं? क्योंकि जो पोजीशन आपने नोटबंदी को लेकर ली है, डिमोनेटाइजेशन को लेकर ली है, बहुत से ऑपोजिशन पार्टीज परेशान हैं। क्या नीतीश जी और मोदी जी फिर हाथ मिला लेंगे? अच्छा, आप रामविलास पासवान जी की बात कर रही हैं। पासवान जी से मोदी जी पे पहुंच गए। आपको मालूम नहीं है, भूल गई, ये जो गया था सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान, तो उस समय के राष्ट्रपति जी से हाथ मिलाते वक्त इन्होंने क्या कहा था? हम ही हैं रामविलास पासवान जो गुजरात के कांड के बाद इस्तीफा दे दिए हैं, यही ना है? याद है। अब आजकल वो एनडीए की वकालत कर रहे हैं। क्या आप भी पूछ रहे हैं? मैंने सवाल भी पूछे ऐसे लोगों से जिनका खुद ही पता नहीं, कभी यहां कभी वहां। देखिए, इन सब चीजों में कोई दम नहीं है, और मेरी आदत है, अगर मुझको कोई चीज ठीक लगती है तो मैं साफ कह देता हूं ठीक है। नोटबंदी का फैसला हुआ, अगले दिन मैं निश्चय यात्रा पर निकल रहा था, तो रात में प्रधानमंत्री जी का ऐलान हुआ, सुबह हम घर से निकल रहे थे, यात्रा पर जा रहे थे 9 बजे। लोगों ने कहा मैं स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। 6 दिन के बाद फिर अपने निश्चय यात्रा की एक चेतना सभा में मधुबनी में हमने लोगों के बीच में कहा कि भाई हम कोई काम करते हैं पूरी तैयारी के साथ करते हैं। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया कि कोई लाइन में खड़ा न रहे, हजारों यूथ को लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़े, उसके लिए एक सेंटर बनाया जिसमें सैकड़ों यूथ के 500, 700, 800 यूथ को एक साथ बैठने की जगह। तो हमने कहा कि भाई काम तो अच्छा हुआ है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन साथ साथ हमने यह भी कहा है कि अकेले नोट बंद कर देने से काला धन ऊपर नहीं आएगा, इसके साथ बेनामी संपत्ति पर हिट करना पड़ेगा। और बेनामी संपत्ति का मतलब सिर्फ जो जमीन या मकान ही नहीं है, सोना, हीरा, जितने प्रकार से सब के साथ एक साथ हिट करिए। ये अभी ऑब्जेक्टिव कंडीशन बिल्कुल बना हुआ है, इसी समय हिट करिए। और एक चीज़ तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हमने बिहार में शराबबंदी लागू की है। शराब का जो ट्रेड है, ये 2 नंबरी कारोबार सबसे ज़्यादा इसमें, बहुत ज़्यादा इसमें। बिहार में हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, हैप्पीनेस आया है परिवारों में, और ये 2 नंबर का कारोबार बंद होता है तो काला धन सिमटेगा। तो हम समझ रहे हैं कि नोटबंदी के साथ अभी ये सबसे उपयुक्त समय है, इसी समय बेनामी संपत्ति पर हिट करिए और देश भर में शराबबंदी लागू हो, इसके लिए उपाय करिए। आप कह रहे हैं ये सब काम करेंगे, नेशनल प्रोहिबिशन होना चाहिए। होना चाहिए। राष्ट्रपिता तो ही चाहते थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो इसलिए मेंशन्ड है। और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के स्थापना काल से वहां शराबबंदी है, तो वे तो शराबबंदी के हिमायती हैं। गुजरात के इतने दिन मुख्यमंत्री थे, नहीं हिमायती रहते तो बदल सकते थे,
उन्होंने बदला तो नहीं। इसलिए अब हिम्मत करना चाहिए, जैसे नोटबंदी का फैसला उसी तरह से बेनामी संपत्ति पर हमला और शराबबंदी का फैसला करना चाहिए। तब देखिए कुल मिलाकर उसका प्रभाव क्या है। और इसके बाद जितने हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन लोगों की जो राय अभी सामने आ रही, किस किस चीज से काला धन, देखिए नोट में कुल मिलाकर के जितना काला धन देश में माना जा रहा है, 6%, देश के अंदर या देश के बाहर जो भी है, पूरी प्रॉपर्टी को अगर देखिएगा तो करेंसी में तो उसकी संख्या कम ही है, बहुत कम है, 6%, और पूरे बाकी चीजों में वो भरा पड़ा है। तो अगर एक साथ सब पर हिट होगा तब रियल सेंस में जो हमारी इकोनॉमी को बुरी तरह भ्रष्ट करता है, पथभ्रष्ट करता है, ये ब्लैक इकोनॉमी, वो बंद होगा। और जितनी जल्दी ब्लैक इकोनॉमी भंग हो, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए हर चीज में। हम लोग तो कभी कभी आश्चर्य होता है, लोग क्यों इतना पैसा रखता है, भाई क्या करेगा पैसा रख के, कहां ले जाएगा? ऊपर तो अकेले जाना है, कफन में जेब है नहीं कि उसमें डाल के ऊपर ले जाइए। किस बात के लिए पैसा रखता है? आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड इस तरह की मानसिकता क्यों? ये तो बीमारी है। ममता जी कहती हैं, तो इसलिए नीतीश जी, इन सब चीजों का देखिए, हमको जो अच्छा लगता है उसको हम बोलते हैं और सारी बात बोलते हैं, तब बाकी सबको काट करके कहता है कि तो नोटबंदी का समर्थन कर दिए, अब तो मोदी जी के साथ चले जाएंगे। चलिए भेज दीजिए। एक अखबार ने तो छाप दिया, एक कहां फार्म हाउस में किससे मिले, अमित शाह से मिले कि नहीं मिले, आप बता दीजिए। भाई जो लिखी है रिपोर्टर उसी के फार्म हाउस में तो गए थे, वो तो अपने मोबाइल पर फोटो ले रही थी। She should have released that photograph. But is that a denial? आपने sarcastically डिनायल छोड़िए ना, डिनायल का मतलब 50% कंफर्मेशन हो जाता है। रोज डिनाई करिए, रोज आप छाप दीजिए, उसका हम अगले दिन डिनायल करें। तो इतना कंफर्मेशन होते पता चला कि आप लोग तो पहुंचा ही दीजिएगा। इसलिए हम उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। देखिए जिसको जो मन में आवे लिखे। हम गए थे आनंदपुर साहिब, प्रकाश पर्व है, 350वां प्रकाश पर्व है, आप सभी जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व है, वो पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था। 7 साल वहां रहे थे। 31 साल के करीब वो आनंदपुर साहिब रहे, जहां खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने की। हम गए वहां मत्था टेकने और लोगों को आमंत्रित करने कि भाई आइए। हम लौट करके 9 बजे रात में पटना पहुंचते हैं तो पता चला कि आनंदपुर साहब गए कि नहीं गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी से हम बात किए। बताइए, अरे भाई बात करना होगा, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री से बात करने में कोई परेशानी है क्या? जब बात करना होगा बात करेंगे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को फोन नहीं करते हैं, लेकिन अकारण एक एंगल देने के लिए, अच्छा चले उधर की ओर, भेज दीजिए, जहां भेजना हो भेज दीजिए, हमको क्या। पटना शहर में आपकी पुरानी दोस्त दीदी आई बंगाल से, बड़े गुस्से में थी नोटबंदी को लेकर। आप उनसे मिले नहीं, कोई चाय वाय नहीं पिलाई आपने उनको। वो कहते हैं कि जो पार्टीज नोटबंदी को समर्थन देती हैं वो गद्दार हैं। नीतीश जी, आपको गद्दार कहा गया है? पता नहीं, जो मर्जी जिसको आए कहता रहे, उसमें हमको कोई मतलब क्या फर्क पड़ता है, कौन क्या बोलता है। आप क्या बोलेंगे? ममता जी जो कैंपेन एक कर रही हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन एक बात हम कहें, ज्यादा एग्रेशन से परसेप्शन लोगों का बिगड़ रहा है। जितना एग्रेशन है ना, उसे परसेप्शन लोगों का बिगड़ रहा है। हम सच बताते हैं, एक बात अच्छी तरह जान लेना चाहिए, और फैक्ट कुछ होता है, परसेप्शन कुछ होता है। डेमोक्रेटिक सेटअप में परसेप्शन बहुत मैटर करता है। इसलिए हमको तो फैक्ट मालूम नहीं है, किसी के बाद में कहें कि इनके पास क्या है, उनके पास क्या नहीं है। सबका अपना अपना विचार है। हम तो डेमोक्रेट हैं, हम सबका आदर करते हैं, सबके विचार का आदर करते हैं। हम सहमत हो या असहमत हो, जिस चीज में हमारी आस्था है, जिस चीज में हमारा विश्वास है, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। जिससे असहमत है असहमति व्यक्त करते हैं, सहमति है सहमति व्यक्त करते हैं। अभी मेरा काम है कि कौन क्या क्या बोलते रहे, हर चीज का जवाब दें, ये कौन जरूरत है, कोई फायदा नहीं इससे। पर कुछ लोगों को उम्मीद है कि नीतीश जी की घर वापसी हो जाएगी एनडीए में। मतलब क्या हुआ? 17 साल का अलायंस तो रहा,
आपके भी पुराने कुछ दोस्त भी हैं वहाँ। लोगों को लगता है कि इस पॉलिटिकल चर्न में क्या पता वापस भी जा सकते हैं, घर वापसी इसको कह रही हैं। असल दिक्कत क्या है कि किसी चीज को सहज और सामान्य ढंग से देखने की आदत अब बची नहीं। सब लोग सोचते हैं कि अगर इस तरह से छापोगे तो लोग खबर पढ़ेंगे, तो इसलिए सब चलता रहता है। आप मना कर रहे हैं, अरे इनकार कर रहे क्या हैं। दम है? हमको सफाई देने की जरूरत है। मेरे काम को जाकर देखिए, मेरा अप्रोच देखिए, मेरा एटीट्यूड देखिए। और आज हम समर्थन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि बिहार पहला राज्य है जिसमें हमने पब्लिक सर्वेंट्स के प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया, कानून बनाया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक सेंट्रल लॉ है, इसमें स्टेट अमेंडमेंट हमने किया। यूपीए की सरकार थी, 10 महीना लगा उस पर सहमति प्राप्त करने में, लेकिन जब सहमति मिली तो हमने करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स के एसेट्स को कन्फिस्केट किया उस कानून में। एक आईएएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर का घर था, घर कन्फिस्केट हुआ, उसमें बच्चों का स्कूल खुलवा दिया। एक एक्स डीजीपी का कन्फिस्केट हुआ, उसके घर में स्कूल खुला। अभी हम आपको बता रहे हैं, जस्ट अभी 10 दिन पहले हुआ, और उसमें हमने बाल गृह खुलवाया। देखिए, हम लोगों का अप्रोच बहुत दूसरा है। जहां से भी लगेगा कि भाई ये करप्शन पर कोई अटैक है, तो हम बिना बाएं दाएं देखे हम सपोर्ट कर देंगे। आप जो देख करके इधर उधर करते रहिए, जितना उसके बारे में इंटरप्रिटेशन करते रहिए। और हम उन लोगों में से नहीं है, जो हमको ठीक लगेगा हम ठीक बोलेंगे, जो नहीं लगेगा ठीक हम नहीं बोलेंगे। ये 15-20 लाख जो काला धन वाली बात है, कहां कोई बोल रहा था? जरा बताइए। इवन एनडीटीवी में रवीश बोल रहे थे 3 लाख। हम मोदी जी का भाषण सुने थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इतना काला धन है वापिस आएगा और हर हिंदुस्तानी को 15 से 20 लाख रुपया मुफ्त में यूं ही मिल जाएगा। हमने उनका भाषण का ऑडियो सुनाना शुरू किया अपने मीटिंग्स में। वही कभी कभी लाइव होता है, देख लिया तो 15-20 लाख का प्रचार हो गया। ये जंतर मंतर में हम लोग 6 पार्टी का एकता कर रहे थे ना, मुलायम सिंह जी को माला वगैरह सब पहना दिए थे। तो धरना हुआ था जंतर मंतर में, वहां भी हम ऑडियो सुनाए थे। अरे भाई, तो हमारी तो आदत है, जो बात रहती है उसको हम कहते हैं और कहते रहेंगे, लेकिन जो ठीक लगेगा हम बोलेंगे नहीं, अच्छा नहीं कहेंगे। अगर कहीं बगल के देश से हमारा संघर्ष हो रहा है, तब हिंदुस्तानी है पहले जी ना, पार्टी तो बाद में आती है, पहले तो इंडियन है। इंडिया का अगर कोई इंटरेस्ट होगा तो उसमें हम देखेंगे कोई पार्टीजन एटीट्यूड अपनाएंगे, कि सबसे पहले वही बोलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें हम तत्काल कह देते हैं कि अच्छी चीज है तो बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये सब कतई नहीं है, पॉलिटिकल अर्थ नहीं निकालना चाहिए। और दरअसल इस प्रकार के जो इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थिति है, उससे जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे कैसे जाएंगे? आपने लालू जी का माइंड कैसे बदला? लालू जी बिल्कुल खिलाफ थे नोटबंदी के, फिर आप दोनों की कोई मीटिंग हुई और उसके बाद लालू जी ने बाहर निकल के कहा कि आइडिया तो अच्छा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में शायद कुछ गैप्स हैं। तो आपने उनको क्या बोला कि लालू जी का माइंड बदल गया? लालू जी इज नॉट एग्जैक्टली एसोसिएटेड विद नॉन करप्शन, ही इज नॉट एबल टू कंटेस्ट एन इलेक्शन बिकॉज ऑफ करप्शन। तो ये भी एक पैराडॉक्स है। आपके लालू जी से बहुत अच्छे संबंध है, मैं जानता हूँ, पर मैं तो सरकार नहीं चलाती उनके साथ, आप चलाते हैं। अलग बात है, हमारा पॉलिटिकल एसोसिएशन। लेकिन आप ये भ्रम है कि हमने उनको कुछ कहा और वो मान गए, ऐसी कोई बात नहीं। ये स्टैंड है, और आप शायद अपने ध्यान नहीं किया होगा, दिया होगा, जिस तरह से मेरा स्टेटमेंट आया था, और उसके बाद ही आप देखते लालू जी के पुत्र का, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी जी का, उनका भी स्टेटमेंट पढ़ लेते जनता आरजेडी की तरफ से, वेलकम किया था। लगातार 4 दिन 5 दिन स्टेटमेंट आता रहा। इसलिए ऐसा नहीं कोई स्टैंड बदला है। नोटबंदी ठीक है, आइडिया अच्छा है, लेकिन बहुत लोगों को ये लगा, जो लंबी लंबी कतारें लगी, तो उन लोगों को ठीक नहीं लगा, उसका क्रिटिसाइज किया। इसलिए ये बात ऐसा कुछ नहीं है। और देख लीजिए, कोई किसी भी लेवल पर कोई गलतफहमी हम लोगों के बीच में नहीं है। अभी हमारे महागठबंधन का लेजिस्लेचर पार्टी की ज्वाइंट मीटिंग भी होती है, अलग अलग पार्टियों की मीटिंग होती है, चूंकि ये सबका अपना रूल बना हुआ है। अभी आरजेडी ज्वाइंट मीटिंग भी थी, सब लोग थे,
आरजेडी की मीटिंग थी, उन्होंने फ़ोन करके मुझको कहा कि आ जाइए, बहुत कन्फ्यूजन लोग फैलाते रहता, आप आ जाइएगा, तो ऐसे ही सब खत्म हो गया, चले गए। पहले भी अलायंस रहता था तो दूसरी पार्टी जो एलआई पार्टी है उसके मीटिंग में जाने से कोई थोड़ी होता है। लेकिन देखिए, कोई वहाँ गलतफहमी नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है। महागठबंधन बिहार स्टेट में है और बिहार के किसी भी मुद्दे पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, सारी चीजें सेटल्ड है, उसी के हिसाब से काम चल रहा है। और कोई नेशनल इशू होगा तो उस पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी अपनी राय रखने का। नीतीश जी, बिहार से काफी वर्कर्स हैं, वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में काम करने जाते हैं। ऐसे आप पढ़ने को आता है कि ये वर्कर्स छोड़कर जा रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं। आपकी क्या असेसमेंट इसमें रही है? इस तरह की कठिनाई जो है वो आपको देखने को मिली है नोटबंदी के बाद? अरे ये सब कुछ समाचार पत्रों में जरूर खबर या मीडिया के थ्रू आ रही है, लेकिन अभी हमको ग्राउंड लेवल से ऐसा कोई रिपोर्टिंग नहीं। और वैसे भी हम निश्चय यात्रा पर हैं, हम तो फील्ड में ही हैं। अभी 2 दिन के बाद फिर कहीं होंगे तो पता चलेगा। अभी ग्राउंड लेवल का कोई असेसमेंट थ्रू गवर्नमेंट सोर्सेज मिला नहीं है और न ही कोई डेलीगेशन मिलकर के इस बात की ने जानकारी दी। ये है, हम लोग हर चीज़ पर नज़र रखेंगे। ये बात आई है, असेसमेंट कराएंगे, कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी उस तरह से नहीं। आप शरद यादव को क्यों नहीं मना पा रहे? लालू जी को आपने मना लिया, लेकिन शरद यादव हर धरने पे पहुंच जाते हैं, हर प्रोटेस्ट पे पहुंच जाते हैं। क्या शरद जी का क्या प्रॉब्लम है? तो नहीं कोई प्रॉब्लम, अभी तो साथ में थे। अभी दिल्ली यूनिट का तो था, मीटिंग साथ में ही थे, कहाँ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। पार्लियामेंट में तो वो बहुत बोलते हैं नोटबंदी के खिलाफ। शरद जी कोई आज से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। शरद जी बात को जानते हैं कि इसके वापसी के, नोटबंदी के फैसले के वापसी के वो पक्षधर नहीं है। नोटबंदी से जो कठिनाई हो रही है उसके बारे में बोलते हैं तो बोलना चाहिए, बोल रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? हम नहीं बोलते हैं क्योंकि अगर कठिनाई जिसको है वो बोलेगा तो वैसा तो कोई आवाज सुनाई पड़ती नहीं है। कठिनाई में लोग जरूर हैं, लेकिन गरीब आदमी को लगता है कि चलो हमको आज कठिनाई है, वो अमीर लोगों के बारे में सोचता है कि उसका पैसा अच्छा खासा डूब रहा है, संतुष्ट हो। तो भी अलग अलग नजरिया है, सोच है। हम तो इसको शुरुआत मान रहे हैं, हमको इतना हम इसको अच्छे अवसर के रूप में देख रहे हैं। अकेले ये काम करने से तो होगा नहीं, तो भाई हम लोगों ने तो सपोर्ट किया ना, वेलकम किया। अब 1 मिनट बरखा जी, अब अगर सचमुच आप काला धन को उजागर करने में इंटरेस्टेड हैं तो और स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ना, बेनामी हिट करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं शराब वाला, या तो करिए नहीं तो बताइए, या बहुत सारे इकोनॉमिस्ट लिख रहे हैं कि और क्या क्या काम करना चाहिए, तो सब काम तो करना पड़ेगा। इससे अच्छी कोई बात है कि इन ट्रू सेंस शुरू हो गया करप्शन पर और ब्लैक इकोनॉमी पर अगर अटैक शुरू हो गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको बीजेपी ने ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया, इन रियल सेंस अगर है तो दे विल हैव टू प्रोसीड फर्दर। बेनामी पर तो हिट करना पड़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा मिलता है सबसे बड़ा काला धन तो वही होता है। सब चीज के लिए नए कानून, नए नियम बनाने होंगे। भाई जिनको मिलता होगा वो थोड़ा चिंता में होंगे, हम लोगों को तो कुछ मिलता नहीं, हम लोग तो कोई चिंता में। चलिए, आप 5 मिनट बचे हैं, ऑडियंस के सवाल हैं। नीतीश जी, केएस तोमर का सवाल है, आपने महागठबंधन की बात की, क्या 2019 की लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ रहेगा कि ये महागठबंधन सिर्फ बिहार तक सीमित है? अभी तो महागठबंधन बिहार में है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार के बाहर कहीं महागठबंधन नहीं। अलायंस हो सकता है, गठबंधन हो सकता है। जैसे हमसे किसी ने यूपी के बारे में पूछा कि वहां महागठबंधन होगा, मुलायम सिंह जी सबको बुला रहे थे, हमने कहा यूपी में महागठबंधन तो तब कहा जाएगा जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होगा, तब ना उसको महागठबंधन कहा जाएगा। जेडीयू और आरजेडी मिला तब महागठबंधन कहलाया, बाकी मिलेगा तो गठबंधन कहलाएगा। ग्रैंड अलायंस तो है नहीं। वो ग्रैंड अलायंस है कि 20 साल से एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि मिल करके किसी का मुकाबला कर रहे, तब ग्रैंड अलायंस।
तो ग्रैंड अलायंस तो एक्चुअली बिहार में है। ग्रैंड अलायंस का कोई सीन पूरे देश के लिए दिख अभी नहीं रहा है। हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन जीत पक्की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हो जाए तब ना। हम लोगों ने तो इतना प्रयास किया, 6 पार्टी को एक कर रहे थे, इसके बाद भी अनेक बार प्रयास किया, लेकिन प्रयास करते रहेंगे हम लोग, जो भी नतीजा हो। प्रवीण डावर का सवाल है कि 2019 में क्या आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं और होना चाहेंगे? मैंने ऐसा कहीं कुछ है क्या कि कैंडिडेट होता है तो रिटर्निंग अफसर के यहाँ नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है कि हम कैंडिडेट हैं, उसका सपोर्टर होता है, प्रपोजर होता है। अरे प्रधानमंत्री का पद कोई मजाक का पद है। पर नेशनल प्रधानमंत्री पॉलिटिक्स इज देश नेशनल का पॉलिटिक्स द नेक्स्ट स्टेप फॉर सबसे यू? इंपॉर्टेंट पोजीशन है। प्रधानमंत्री कोई बनता है तो सिर्फ अपनी पार्टी का नेता नहीं, या वो सरकार का प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश का इलेक्टेड लीडर होता है। सर, नेशनल प्रधानमंत्री पॉलिटिक्स, पद के बारे में इस प्रकार से हल्का फुल्का बात करने से क्या फायदा है? नेशनल पॉलिटिक्स की यानी बात हम करें सर। कैंडिडेट हो जाएंगे तो बन जाएंगे। नेशनल पॉलिटिक्स, आप अपनी कैंडिडेट national नहीं ambition- होंगे, आप बनना ही होगा तो रोक देगा कोई? तो बात है कैंडिडेट है। आजकल हम जहां जाते हैं तो कहता है मिशन 2019। चलिए मिशन 2019, अरे काहे का मिशन 2019? हम लोग अपना काम करते रहते हैं। लेकिन अभी 2019 का वाकई उस दिशा में कोई सीरियस एफर्ट अभी नॉन बीजेपी पार्टीज में, अपोजिशन में अभी नहीं हुआ है। एफर्ट होगा, इसकी संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। बीच बीच में तरह तरह के अवसर आते हैं। अब अभी आप ही पूछने लगे, अरे सब तो आते रहेगा, डिफरेंट इशू आएंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, वो अपनी जगह पर है। अगर मान लिया जाए कि हर चीज में एक ही राय होती तो फिर अलग अलग पार्टी की क्या जरूरत थी? आपने अपनी नेशनल एम्बिशंस की बात नहीं की। यू हैव बीन इन बिहार फॉर सो लॉन्ग, 3 टेन्योर्स एज चीफ मिनिस्टर। अब आगे क्या है नीतीश जी के लिए? मेरा नेशनल एम्बिशन अगर कुछ है तो यही है कि जनता दल एक नेशनल पार्टी थी, कई हिस्सों में बंट गई, लेकिन उसको इनहेरिट किया है जनता दल यू ने। मेरा यही एक नेशनल एम्बिशन है कि जनता दल यू को फिर से नेशनल पार्टी बनाए। इसको लेकर के हम काम करते रहते हैं, बस सोचता है कि हमारा कोई नेशनल एम्बिशन है। ओके, नेशनल एम्बिशन रहने से एम्बिशन फुलफिल हो जाए तो बड़ा सहज उपाय है। एक आखिरी सवाल विवेक का है। आप कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर जो दोबारा कंट्रोवर्सी हुई है, जहां पर जो उसके चांसलर मेंटर्स बोर्ड के हेड थे जॉर्ज यो, जो अमर्त्य सेन ने बोला है कि वो मेंटर्स ग्रुप डिसॉल्व हुआ, उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छी बात आपने कही है, और ये इस फोरम से अपनी बात रखने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो गठन किया जा रहा है, इसका इनिशिएटिव बिहार से लिया गया। हम लोगों ने पहले एक्ट बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट को परसू किया, फिर ईस्ट एशिया समिट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऐसा करना चाहते हैं, हमने एक्ट बना दिया। फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जब एग्री कर गई तो उन्होंने सेंट्रल एक्ट बनाया। हम लोगों ने स्टेट एक्ट को रिपील किया, और उसके लिए जो भी जमीन हमने एक्वायर किया था सब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। और एक एक चीज पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन से आग्रह हम लोगों ने किया, लॉर्ड मेघनाथ देसाई जी से आग्रह हम लोगों ने किया। जॉर्ज यू की बात कहते हैं, सिंगापुर के विदेश मंत्री थे। हमने जब अपना स्टेट एक्ट बनाने के बारे में सोचा तो स्टेट का जो बिल तैयार किया हमने उनके पास भेजा कि एक बार देख लीजिए। तो शुरू से इन्वॉल्वमेंट जॉर्ज यू का, और ये सब लोगों ने मिलकर के काम को आगे बढ़ाया। सरकार केंद्र में बदल गई, स्वाभाविक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन की राय से लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन प्रोफेसर अमर्त्य सेन के मार्गदर्शन में बहुत काम हुआ और स्टेट गवर्नमेंट का टोटल कोऑपरेशन रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए थी उतनी सक्रियता दिखाई नहीं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे काम होता गया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के फिर से निर्माण का, जिसको कहिए कि रीबर्थ, फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए प्रयास हो रहा था।
अब अमर्त्य सेन की जगह पर जॉर्ज यू को बनाया, तो खैर चलिए, हम लोगों को लगा कि जॉर्ज यू का भी शुरू से योगदान है तो वो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कोई सोचा कि भाई जो मेंटर ग्रुप को गवर्निंग बॉडी के रूप में डिक्लेयर किया गया, नोटिफाई किया गया, अब एक्ट के मुताबिक आप नया गवर्निंग बॉडी बनाना चाहते, लेकिन एक एग्रीमेंट था, अंडरस्टैंडिंग थी कि ये जो एक्ट में प्रोविजन है इसमें कुछ चेंज लाएंगे। उसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जो बाहर के देश हैं, जो सबसे बड़ा डोनर होगा वही मेंबर होगा उसके गवर्निंग बॉडी। तो इसको लेकर के कन्फ्यूजन था कि तब हो सकता है कि बहुत सारे मेजर कंट्री छूट जाएं, तो इसलिए कुछ चेंज करना था, उसमें अमेंडमेंट लाना था। ये अमेंडमेंट लाना चाहिए था, अमेंडमेंट आया नहीं। आप पुराने एक्ट के हिसाब से गवर्निंग बॉडी बनाने लगे। तो अभी जॉर्ज यू को कुछ महीना पहले आपने बनाया, और जॉर्ज यू साहब जब हमसे मिले थे तो भी उन्होंने बताया कि हमको एश्योर किया गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग की जो ऑटोनॉमी है उसमें कहीं से इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब इसके बाद आपने बनाया, हमको भी फ़ोन किया सुषमा जी ने, और उन्होंने फ़ोन किया कि भाई गवर्निंग बॉडी में 2 बिहार गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता, नाम दे दीजिए। हमने कहा कि दे देंगे, लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद ये मालूम हुआ कि भाई जॉर्ज यू से को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया उनको, जॉर्ज यू साहब को, उन्होंने रिजाइन कर दिया। हम तो जा रहे थे राजगीर एक कार्यक्रम में, रास्ते में मालूम हुआ, वहाँ पहुँचते ही हमने देखा, इमीडिएटली हमने अपना जो रिएक्शन देना था वो दिया, और राजगीर में ही, चूंकि हेडक्वार्टर नालंदा यूनिवर्सिटी का वहीं है, वहीं हमने राजगीर महोत्सव के स्पीच में आधा समय हमने सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी पर लगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी किसी दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या ये सार्क का यूनिवर्सिटी उस तरह का यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका एक इतिहास है, हम उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं। तो प्लीज इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो आइडिया है नालंदा यूनिवर्सिटी को रीस्टेब्लिश करने का, आइडिया ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इसकी ऑटोनॉमी के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और मुझे सचमुच इस बात को लेकर तकलीफ है। हम ऐसे मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट को सहयोग करते, तो ऐसी स्थिति में जॉर्ज यू साहब को आपने चांसलर बनाया, उनको विश्वास में लेते, वो कंट्री के तो थे नहीं, वो इस देश के तो थे नहीं, कोई उनका इस देश के अंदर पॉलिटिकल लीनिंग तो है नहीं। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी का जो आइडिया आया है, तो डे 1 से वो इसमें इन्वॉल्व रहे, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उनका रहा, इसलिए उनको विश्वास में लेना चाहिए था, नहीं लिया गया। इसका हम लोगों को दुख है, और हम अपनी तरफ से फॉर्मल भी पत्र भेजने वाले हैं। हमने अपनी राय प्रकट कर दी है, पत्र भी भेजने वाले ऑफ प्रोटेस्ट नहीं, सजेस्टिव प्रोटेस्ट क्या रे, किया हुआ तो हम लोगों का है। अब लोग भूल जाते हैं कि उसकी शुरुआत जिसने की। अच्छा, आप गवर्निंग बॉडी नया बनाने जा रहे हैं तो भाई कुछ तो विश्वास में लेते। देखिए ऐसे काम नहीं होता है। आप कहिएगा कि एक्ट का ये प्रोविजन हमने कर दिया, सबसे बड़ी चीज है उसके पीछे क्या सेंटिमेंट, व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड इट। उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करिएगा तो आप वह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। हम लोग का एक कोई साधारण यूनिवर्सिटी थोड़ी बनाना है, वो पुराना यूनिवर्सिटी जिसमें 2000 टीचर्स थे, 10,000 स्टूडेंट थे, दुनिया भर के लोग पढ़ते थे, जो गेट कीपर था वो इंटरव्यू लेता था तो गेट में एंट्री होती थी। ये उस तरह का यूनिवर्सिटी, और अभी तो पूरी खुदाई हुई नहीं है, इसलिए अभी आया है कि 5th सेंचुरी का। ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कमाल है, एक बार किया उसके बाद हम लोग लाख कहते हैं और खुदाई कीजिए तो और नई बातें निकलेंगी, लेकिन खैर नहीं किया। तो अब तक जो तथ्य सामने आए जी, उसके आधार पर एक जो आइडिया ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और हम आग्रह करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कि भाई इसकी मूल भावना को समझिए जी, और उस मूल भावना के अनुरूप इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, तब तो दुनिया भर के लोगों का ख्याल आएगा। अगर एक बार दुनिया भर में इंप्रेशन इसके बारे में बिगड़ गया या परसेप्शन खराब हो गया तो फिर लाख आप करिए,
यह वह नालंदा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता है जिसकी इतिहास में चर्चा है और जिसको दुनिया भर के लोग मानते हैं। I think it's quite clear that from prohibition to Nalanda to demonetization, Nitish Kumar is a man who has his own mind and follows his own independent thought process. Nitish ji, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल बहुत थे, कभी और मौका मिलेगा तो जरूर पूछेंगे। Thank you for answering all our questions. A big round of applause for the Bihar Chief Minister.